जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के बारे में। पॉलिटी का ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, तो इसको एकदम अपनी देसी भाषा में पढ़ेंगे, बिना बकवास के सीधे दिमाग में सेट करते हैं। आज के बाद राष्ट्रपति टॉपिक भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो राष्ट्रपति कौन होता है? देखिए, इनको ऐसे समझिए, घर के फूफा जी या दादाजी होते हैं कि घर का सारा बड़ा जो फैसला होता है दादाजी के नाम पर होता है। शादी का कार्ड छपेगा तो ऊपर उनका नाम होगा, लेकिन असली डिसीजन कौन लेता है? तो आपके पिताजी होते हैं। बस यही अंतर है। हमारे देश में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, यानी सिर्फ नाम के राजा, और असली पावर किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास, जो कि वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 52 है, इसमें भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका मतलब है, इसको समझिए कि देश का यह पद कभी भी एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। यह भारत का सर्वोच्च पद है। जैसे घर में दादाजी का कमरा कभी खाली नहीं रहता है, वैसे ही देश में राष्ट्रपति का पद हमेशा पद भरा रहेगा। यह हमने पद कहाँ से लिया है? तो ये ब्रिटेन के राजा रानी से लिया गया है। अनुच्छेद 53 आता है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसमें समझते हैं जैसे कि देश में जितना भी सरकारी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। कोई भी विदेशी समझौता हो या सरकारी आदेश हो, साइन इन्हीं के आदेश पर चलता है। लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि नाम मात्र के प्रधान है ये। असली पावर वास्तविक यानी प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट के हाथ में होती है। राष्ट्रपति जी बस मुहर लगाते हैं, बॉस हैं। अनुच्छेद 54 देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। ये चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसको समझने के लिए, जैसे इनका चुनाव हमारे और आपके डायरेक्ट वोट देने से नहीं होता है, इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। जैसे ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुने हुए सांसद होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति खुद चुनकर संसद में भेजते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह से। तो मतलब इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं मनोनीत सदस्य जो होते हैं, क्योंकि भाई जिसने नौकरी दी है उसी का एहसान मानेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 में चलते हैं, निर्वाचन मंडल की संरचना। यह आम चुनाव जैसा नहीं है जहां जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। यहाँ कोटा का सिस्टम होता है, यानी जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में वोट पाना ज़रूरी है। दूसरी बात है, इसमें वोटर को सबको पसंद के हिसाब से रैंक देनी होती है। जैसे नंबर 1 पर उम्मीदवार हो गए, कोई नंबर 2 पर ये उम्मीदवार हैं, तो अगर पहली पसंद से फैसला नहीं हुआ तो सबसे कम वोट वाले को वोट दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी से एकल संक्रमणी कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है, जो कि 5 वर्ष का होता है। यह अपने अधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। मतलब इनका नॉर्मल कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ये चाहें तो इससे पहले भी उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर छुट्टी ले सकते हैं, आराम से घर जा सकते हैं। ये पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 57 है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो पुनर्निर्वाचन के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र हो।
जैसे हमारे भारत में कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार राष्ट्रपति बने, मन किया तो दूसरी बार बनिए, तीसरी बार बनिए, जब तक शरीर साथ दे और लोग जिताएं बनते रहिए। अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे ओबामा जी 2 बार के बाद रिटायर हो गए, तो राष्ट्रपति के पद के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं हैं। तो क्या क्या योग्यताएं हैं ये जानते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो, वो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। 35 साल पूरा हो गया, मतलब जवानी के जोश में लोग देश नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए 35 की उम्र रखी गई है। लोकसभा का सदस्य बनने की औकात योग्यता होना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 100 सांसद विधायक लिखित में कहें कि हाँ भाई हम इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना हर कोई मुंह उठाकर चुनाव लड़ने पहुंच जाएगा। फिर आता है राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या हैं। कुछ शर्तें और पाबंदियां दी गई हैं। जैसे वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की जो पद की शर्तें, वेतन, भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अब ये शपथ क्या लेते हैं? तो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा या करूँगी, जो भी हो, और भारत में संविधान की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करूँगी। ये मतलब सरकारी नौकरी पर अगर है तो रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ये पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ यदि पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। ये राष्ट्रपति की शपथ तृतीय अनुसूची में दी गई है। देश के ये सबसे बड़े आदमी हैं और इनको देश का सबसे बड़ा कानूनी अफसर ही शपथ दिलाएगा, ऐसे याद रखिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर CJI साहब बीमार हैं या छुट्टी पर हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे सीनियर जज होगा वो शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 है महाभियोग द्वारा पदच्युत करना, यानी इनको हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इस पर उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो उसने संविधान का उल्लंघन किया हो अगर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके चलाया जा सकता है। किसी भी सदन में, ये याद रखिएगा। देखिए जब चुनाव होता है तो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो सारे सदस्य शामिल होते हैं। ये संविधान का सबसे खतरनाक चाबुक है। अगर राष्ट्रपति जी देश के खिलाफ काम करने लगें, ये संविधान का उल्लंघन करें, तो संसद, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जाता है। इसके लिए इनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। फिर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से यह बिल पास होना चाहिए। ये इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसी पे भी नहीं लगा है महाभियोग। लोकसभा या राज्यसभा में देखिए इसमें प्रस्ताव होता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, ये है 2/3 बहुमत। दूसरे सदन में फिर जांच होती है, फिर दोषी पाए जाने पर हटाया जाता है। ये इनकी प्रक्रिया है। अब बताओ इन 10 आर्टिकल में कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो, दिमाग से बाउंस मार गया हो। अब इनकी शक्तियाँ कुछ दी गई हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं, जैसे क्षमादान, दंडवृत्ति, दंड लघुकरण, दंड परिवर्तन। क्षमादान है कि किसी को फांसी हो गई तो। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ।
कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जैसे देश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, इन सब की ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी ही देते हैं। राज्यपालों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? क्वेश्चन देखिए, इसमें जो फैक्ट लिखे हुए हैं ये सारे, ये समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे फैक्ट्स आए हुए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका अध्यादेश होता है विधायी शक्तियाँ। संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत है। संसद के सत्र बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है, उसको स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। लोकसभा को भंग कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति भंग करते हैं। देखिए, राज्यसभा भंग नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना है तो राष्ट्रपति जी करते हैं। विधेयकों को स्वीकृति देना या पुनर्विचार के लिए लौटाना धन विधेयक को छोड़कर, ये भी राष्ट्रपति जी द्वारा होता है। अध्यादेश जारी करना, ये आर्टिकल 123 पर है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए संसद की छुट्टी चल रही है, सत्र नहीं चल रहा है और देश में अचानक किसी कानून की सख्त ज़रूरत पड़ गई, तो राष्ट्रपति जी तुरंत एक टेम्परेरी कानून बना सकते हैं जिसे अध्यादेश कहते हैं। इसकी वैल्यू बिल्कुल असली कानून जैसी होती है, बस संसद खुलने के 6 हफ्ते के अंदर इसे पास करना होता है कि जैसे ही संसद खुले इसको 6 हफ्ते के अंदर पास करा दो। तो ये भाई राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ हो गई। अब आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। तो क्षमादान, दंड विरति, दंड लघुकरण, दंड परिवर्तन और दंड स्थगन की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ये दंड के स्वरूप को बदलकर लघुकरण में कम किया जाता है। क्षमादान है कि किसी को अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है और वो क्षमा याचना लेके राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो उसको पूरी तरह से राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं कि जाइए तुम्हारी सज़ा पूरी माफ़ हो गई है। फिर इसको दंड विरति हो गई, तो इसको समझे जैसे कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। इसमें सज़ा का कैरेक्टर बदला जाता है, लेकिन उतना समय ही रह सकता है या कम भी हो सकता है, यानी कड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में बदल देना, लघुकरण, दंड लघुकरण। मान लीजिए उदाहरण में समझिए कि कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा यानी सबसे कठोर सुनाई, राष्ट्रपति जी ने उस पर रहम खाकर उसे उम्र कैद में बदल दिया, तो यही हो गया लघुकरण। यहाँ सज़ा का रूप पूरी तरह बदल गया, मौत से ज़िंदगी मिल गई, इसी को कहते हैं लघुकरण। फिर आता है दंड परिवर्तन, इसी को परिहार बोलते हैं, परिहार, दंड परिवर्तन। ये यानी कि समय कम करना। जैसे किताबी भाषा में हम समझते हैं, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है। लेकिन हम लोग को ये याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होती है। तो इसको समझिए, इसमें सज़ा का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, सिर्फ टाइम कम होगा। अगर जेल में चक्की पीसनी है तो चक्की ही पीसेंगे, बस दिन कम हो जाएंगे। जैसे दिन ज़्यादा है, इतने दिन पीसना है तो चक्की ही पीसेंगे, लेकिन दिन कम हो जाएंगे। इसी को दंड परिवर्तन कहते हैं। अरे किसी को लाठी मारना है, सोच दीजिए घूसा मारना है, दंड कम हो गया, 4 मारना था। राष्ट्रपति जी ने जैसे किसी कोर्ट अपराधी को 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, राष्ट्रपति जी ने उसके अच्छे बर्ताव को देखकर उसे 5 साल की कठोर कारावास में बदल दिया। ध्यान दीजिए, सज़ा पहले भी कठोर थी, अब भी कठोर है, बस 10 साल से घटकर 5 साल हो गई है। ये समय कम करना हो गया। फिर आता है स्थगन की शक्ति। स्थगन की शक्ति पढ़ते हैं, ये होता है सज़ा को टालना। किसी दंड, जो विशेषकर जैसे मृत्युदंड है, इसके निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना। ये सज़ा को माफ़
करना नहीं है, बल्कि सज़ा को कुछ समय के लिए स्टे लगा देना होता है। अब यह अमूमन तब किया जाता है जब अपराधी को राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। उदाहरण में समझिए कि किसी कैदी को परसों सुबह फांसी होने वाली है। अब उसे राष्ट्रपति जी को अपनी अर्जी भेजनी है, लेकिन समय कम है। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उसकी फांसी की तारीख को आगे बढ़ा देंगे, जैसे 2 महीने के लिए टाल दिया। अब इस 2 महीने के दौरान वह अपनी दया याचिका दायर कर सकता है। यानी सज़ा पर टेम्परेरी फुल स्टॉप नहीं, बल्कि कॉमा या पॉज लगा देना ही स्थगन है। लघुकरण देखिए, उससे समझिए एक लाइन में कि लघुकरण हो गया सज़ा का डिज़ाइन, रूप बदल गया, फांसी से उम्र कैद हो गया। परिहार हो गया, डिज़ाइन वही रहा, बस दिन और समय कम हो गए, 10 साल से 5 साल। फिर उसके बाद आता है स्थगन, सज़ा पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाया। अब बताओ इन तीनों का अंतर आपकी खोपड़ी में उतरा कि नहीं उतरा? अब इनकी आती हैं कूटनीतिक शक्तियाँ। तो कूटनीतिक शक्तियाँ देखते हैं। कूटनीति का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ साठगांठ करना, अपनी बात मनवाना और दुनिया के मंच पर अपनी इज्जत बनाए रखना। विदेशी मामलों में राष्ट्रपति के पास ये बहुत तगड़ी पावर्स है। चलिए इसका पढ़ते हैं आसान भाषा में इसको। कूटनीति शक्तियाँ क्या हैं? जैसे कि अन्य देशों के साथ संधि करना हो गया। नियम क्या है? भारत सरकार जब भी किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका, रूस या जापान के साथ कोई समझौता करती है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि समझौता हुआ है या भारत का इस देश से हुआ है, कोई भी समझौता करती है, चाहे वो व्यापार का हो, हथियारों का खरीद का हो या पर्यावरण का हो, वो सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। भले ही हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर वहाँ के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हों, गले मिलते हैं और डील फाइनल करते हैं, लेकिन उस डील के कागज़ पर नीचे जो मुहर और दस्तखत होते हैं वो राष्ट्रपति जी के ही होते हैं। यानी पर्दे के पीछे का असली जो चेहरा है, नाम राष्ट्रपति का ही इस्तेमाल होता है। राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना। जैसे संयुक्त राष्ट्र, UN, G20 या अन्य ग्लोबल समिट होते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति जी ही करते हैं। जब भारत को दुनिया के सामने अपनी बात रखनी होती है तो राष्ट्रपति जी देश के चेहरे के रूप में काम करते हैं। अगर वो खुद नहीं जा पाते तो उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं। राजदूतों की नियुक्ति होती है, उनका स्वागत होता है, जैसे राजदूत भेजना हो गया। भारत सरकार जब अपने देश के जो काबिल उनके अधिकारी होते हैं, IFS ऑफिसर्स होते हैं, उनको दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए राजदूत बनाकर भेजती है, तो उन्हें क्रेडेंशियल लेटर, परिचय पत्र राष्ट्रपति जी की ही साइन करके देते हैं। बिना राष्ट्रपति के लेटर के द्वारा दूसरा देश हमारे राजदूत को भाव ही नहीं देगा। तो राष्ट्रपति की इतनी पावर है। विदेशों में राजदूतों का स्वागत होता है। तो जब किसी दूसरे देश, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका का राजदूत भारत में काम करने आता है, तो वह सबसे पहले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जाता है। वहाँ वह राष्ट्रपति जी के सामने झुककर अपना परिचय पत्र सौंपता है। जब राष्ट्रपति जी उसे मंजूर करते हैं तभी वह भारत में अपना काम शुरू कर सकता है। भले ही राष्ट्रपति के नाम पर सारे विदेशी समझौते हो जाते हैं, लेकिन कूटनीति में एक बड़ा पेच भी है कि संसद की जो मंजूरी है, अगर राष्ट्रपति जी ने विदेश में किसी समझौते पर दस्तखत किए हैं लेकिन देश की संसद ने उसे पास करने से मना कर दिया, तो वो समझौता रद्द हो जाता है। यानी असली कंट्रोल जो है वो संसद के पास ही रहता है। तो कूटनीति का सीधा मतलब है विदेशों में भारत का नाम, यानी राष्ट्रपति का। फिर आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन हो गया, ये अनुच्छेद 356 के। वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360। इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा का प्रतीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच।